अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट हो गया है। कल किन का पहला पहला दिन था? लेक्चर कितने रह गए? सारे नहीं हुए होंगे, सही से बताओ। सारे हो गए? कितने लेक्चर्स लिए एक दिन में? एक ही रहता था। यस, सारे पूरे हो गए। कितने रहते थे? रहते ही नहीं थे। अच्छा अच्छा, मैं तो उनकी बात कर रहा था जिनका कल पहला दिन था। चलें जी, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 19 दिया था होमवर्क में। 19 हो गया? सोल्यूशन था इसका? बताते रहना ना जिसका सोल्यूशन हो, ताकि वो फिर चलो डिस्कस ना भी हो तो काम चलेगा ना। इसका सोल्यूशन था जी 19 का। आप देख लें सोल्यूशन, आज देख सकते हैं आप। ओके, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। पॉज करें जरा। जी भाई साहब, ठीक है जी, ओके कर दूं इसको। क्वेश्चन है तो बता दें। इसमें उसने क्या कहा था कि आपने अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी वही काम हुआ पड़ा है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ये गिवन थे, तो कोई मसला नहीं हुआ इसमें। चलूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 20 कैसा लगा? अच्छा था? मेरा दिल है ये कर लें। हैं? नहीं, छुट्टी फिर भी टाइम पे दे दूंगा। आज जुमा था इसलिए लेट क्लास शुरू हुई है। तो लेट मी डिस्कस तो फिर थोड़ा सा। Salman Limited has 2 production departments, AB, 2 service departments, 1-2. Summary of budgeted cost for the year June 15 is as follows. Direct labor ये FOH नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल FOH नहीं है, बट मे बी यूज हो जाए कहीं आगे जाके, FOH नहीं है। ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर ये FOH है। फैक्ट्री रेंट, अच्छा अब ये उसने गिवन कर दिए, ठीक है, ये दोनों गिवन है, लेकिन फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट और डेप्रीसिएशन इनको आपने बांटना था, ठीक है। अब नीचे कुछ डेटा गिवन है, तो गिवन यहीं पे टेबल बन जाना है जी। उसके बाद फैक्ट्री रेंट के लिए सबसे बेटर फ्लोर एरिया, ऐसे ही है, तो फ्लोर नंबरिंग कर लें। ये डेटा इसमें से नंबरिंग, ताकि मैं ऊपर रेफर कर सकूं। अच्छा, अब जी फैक्ट्री रेंट के लिए क्या लिया जी आपने? फ्लोर एरिया, वैसे नंबर लगा दिया था नीचे। पावर कॉस्ट के लिए बेस्ट है किलोवाट आवर्स, और डेप्रीसिएशन के लिए वैसे तो कॉस्ट होती है, लेकिन नहीं है एसिड की, तो फिर मशीन आवर्स यूज कर लेंगे, ठीक है जी। अब इससे आपने एलोकेशन कर ली। असल में मैं वो उसी की तरफ ही जरा ना थोड़ा सा टिल्टेड हूँ, वो जो असल काम है। लगा दो मेरे जिम्मे, लगा दो, बच्चों की तरह, जिसे बच्चे करते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, अब आप लोगों ने चूंकि सवाल कर लिया है क्वेश्चन नंबर, इससे परेशान तो नहीं हो रहे हैं कि भाई प्राइमरी एलोकेशन करवाते ही नहीं हैं? उसकी प्रैक्टिस हमने की थी अच्छी खासी, और आसान काम है, तभी तो आप कह रहे हैं रहने दे 20। तो इसलिए प्राइमरी एलोकेशन रहने देते हैं। FOH कॉस्ट यहाँ पर आनी है, तो वो सब कुछ करने के बाद आप पहुंच चुके हैं टोटल FOH पे, ठीक है जी। अब टोटल FOH और आगे कॉलम कौन कौन से हैं जी? जी, पहले बेस, टोटल वो तो खाली रह जाना है इस वक्त, तो फिर PDA, PDB, फिर SD1, 2 हैं। चलो चलो, ओह, बनाई जाओ तो मिटाई जाओ। PDA, टोटल का कॉलम खा गए हम। टोटल का भी कॉलम आपका चला आ रहा होगा ना ऊपर। फिर PDA, PDB, SD1, SD2, ठीक है। अच्छा, अब टोटल FOH कितने निकाले थे आपने, बता दें। ये ऊपर सारी कहानी यूं चली आ रही होती है यूं करके जी। रुपीज इन 1000 कर लो। 615, 3 भी है, ठीक है जी।
4029 ओनली। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो शर्म नहीं करनी। अच्छा, कभी भी क्लास में इससे शर्म नहीं करनी हो, वो सारे कह रहे हैं हो गया, समझ आ गया हमें, आपको नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया बस, ठीक है, आपने अपना पूछ लेना है। 354 है, ओके। उसके बाद अब सेकेंडरी एलोकेशन करनी है, जो असल में हमने परसों सीखा था और फिर कल से उसी की पिटाई करी जा रहे हैं। तो एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, इसको सेकेंडरी एलोकेशन कहते हैं। क्या फरमाया था जी इन्होंने, यूज करें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो बस फिर शुरू हो जाओ, क्योंकि वैसे भी रेसिप्रोकल सर्विसिंग थी। SD1 ने SD2 को 5% सर्विस दी है और SD2 ने SD1 को 10% सर्विस दी, तो रेसिप्रोकल हो गया। अब ठीक है, टेक्निकल काम वो था, अलजेब्रिक इक्वेशन वाला, अलजेब्रिक मेथड जो था वो टेक्निकल था, ये तो सीधा सीधा है, बस लगे रहो। तो शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले SD1 को ही पकड़ लो। अब SD1 की रेशो क्या है, 30, 65 और 5। 30, 65, 5। SD1 594 जी, जल्दी जल्दी। 386 और पहले 3 से लिखा जाए, 386, 36, 30, ठीक है जी। अब SD2 आ गया, इसकी बेस है, इसकी 55, 35 और, लेकिन यहां पर अब हो कितना चुका है, 384, तो यहां से निकालो 384। अब उसको बांटो, 211, 134, ठीक है जी। फिर SD1 पे दोबारा आ जाओ, 30, 65, 5 जी, 38 गया, 11, 25, 2। SD2 आ गया, 55, 35, 10, तो 2 निकल गया यहाँ से। ये दो टोटल्स मैं कर देता हूँ मुश्किल वाले, बाकी आप बता दें। 6555, ये सही है, अगला बता रहे हो, ये सही है 6555। अच्छा आगे 4, 5, फैसला कर लो। ओके, अब क्या थी रिक्वायरमेंट जी, रिक्वायरमेंट थी डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकालो। अब किस बेस पर निकालें, कहाँ बताया हो, बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन उसने अच्छा खुद बताया हुआ था, मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स। वैसे देखा जाए तो है भी ऐसा ही, ए में मशीन आवर्स ज़्यादा हैं, वो मैं से कह रहा हूँ, और बी में पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, बी के ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं ये टोटल नहीं गिवन है, ये पर यूनिट गिवन है। इनको टोटल करना था तो ऊपर वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो बताओ जी, वैसे 2250 को मल्टीप्लाई करो 20 से, कर दो, कुछ नहीं होता। 45,000 और दूसरे से के 30। अच्छा, वैसे देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, ऐसे ही है, लेबर इंटेंसिव भी लग रहा है ना, लेकिन बहरहाल उसने इस लड़ाई में हमें डाला ही नहीं, तो ये दो बेसिस हैं। अब 1000 में था सवाल, तो 19.25, 19.25 मशीन आवर्स 1000 में, और इधर जी तो 30.4, ठीक है। तो बताओ जी OAR क्या आया, 340.5 है, 340.5। एक और भी बताया करो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, रेट्स में परसेंटेज। 340.52, बड़ी मेहरबानी। पर मशीन आ रही है, और अगले का क्या है, 1.5 पर
लेबर। ठीक है जी, चलिए ज़रा क्विकली हो गया ये भी। तो ये हमारे पास OAR आ गया, डन। चल उसके बाद जी 20 को मैंने ओके कर दिया, फिर ये ना कहना कल को 21वां कल किया था, 22वां होमवर्क में था, हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसका? कंज्यूमेबल मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जो कंज्यूम होना है, बिकना नहीं है। मटेरियल होता ही कंज्यूमेबल है। रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फैक्ट्री में प्रोडक्शन में यूज़ किया और फिर प्रोडक्ट बिकी। ऐसे ही स्टोर आइटम्स भी कंज्यूमेबल्स होते हैं। मतलब कोई आपके नट बोल्ट पड़े हैं, कोई रबर वॉशर्स पड़ी हैं, कोई आपके पास इस तरह के मटेरियल हैं, जब भी आपकी मशीनें ख़राब होती हैं या रूटीन मेंटेनेंस करते हैं तो आप वो चीज़ें निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो वो स्टोर आइटम्स भी कंज्यूमेबल्स होते हैं, यानी वो आपने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है सेलिंग पर्पस के लिए नहीं बल्कि फॉर यूज़। जैसे दफ्तरों के अंदर स्टेशनरी है जी। अच्छा वो कहाँ पे है मैं बता देता हूँ। कंज्यूमेबल मटेरियल्स जो कि इंक्लूडेड है मेंटेनेंस, जिसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, ये तो मेरे ख्याल में इनडायरेक्ट होना चाहिए कि नहीं। मटेरियल है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट मटेरियल तो अलग से आ रहा होगा, नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल कंज्यूमेबल मटेरियल में इंक्लूडिंग मेंटेनेंस है, तो इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये मतलब स्टोर के आइटम्स हैं, ये इनडायरेक्ट मटेरियल ही होना चाहिए था। डायरेक्ट एक्सपेंस कहें इसको, नहीं डायरेक्ट के सोल्यूशन में क्या हुआ देखो, हाँ इनडायरेक्ट FOH है, क्योंकि ये तो इसी तरह की कंज्यूमेबल्स, वैसे नाम ही इस्तेमाल इसी के लिए होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसे आइटम्स जो कंज्यूम हो जाने, ये नॉर्मली स्टोर आइटम्स ही होते हैं। तो उसने लफ्ज़ मटेरियल लिख के आपको परेशान किया, बस और बात कोई नहीं। सिर्फ कंज्यूमेबल्स लिखा होता तब भी आप समझ जाते कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। और लास्ट, अच्छा, द प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट टाइम स्पेंड फॉर अदर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही होती हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली ये मतलब यहीं से चीज़ें बनकर बिक नहीं रही होती। जैसे मिसाल के तौर पे कटिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, वहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही हैं, लेकिन क्या वहाँ पर चीज़ बनकर बिक भी रही है वहीं पे? नहीं, फिर उससे आगे जा रही। तो कॉस्ट सेंटर जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही होती है, तो वो कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर जो है सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसका कितना कितना टाइम किस पे लगा है। तो उन्होंने कहा जी शॉप ए के ऊपर 45% है। जज़ाकल्लाह भाई, साइन किया अगले बंदे ने, रहन दो, जिन्नी दूर होने आना उन्नी देर से मैं भी कर लें। या अल्लाह मेरी बुका चली जाए। क्या FAR की यार, आप लोगों की तो बुक साथ साथ ही आ रही होती है, हर चैप्टर आपका रोज आपको मिलता है, एंड पे इकट्ठा करेंगे बस। ये क्या है, कौन से नोट्स? मैंने तो कोई नया चैप्टर शुरू नहीं किया। अच्छा, नए बच्चे जो हैं FOH के चैप्टर जिसके पास नहीं है हैंड्स रेज कीजिए और नोट्स ले लीजिए। ये एक दफ़ा नोट्स मैं दे रहा हूँ ना, फिर जब वो आपके लिए सस्ती कॉपी करा लूँगा ना प्रिंट, फिर वो आप खुद ले लीजिए, ठीक है ना। वो इसलिए होगा कि जब आप रिवीजन के लिए बैठेंगे तो फ्रेश ओके। अच्छा जी, प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर टाइम स्पेंड फॉर अदर कॉस्ट सेंटर इज, मशीन ए के ऊपर, शॉप ए के ऊपर इतना, बी के ऊपर इतना, असेंबली के ऊपर इतना, और कैंटीन पे भी काम हो रहा है। अब ये तो रेसिप्रोकल सर्विसिंग टाइप मामला नहीं हो गया? नहीं, ओके, यानी ये कहानी यूं बन रही है, मैं आपको बताऊं। एक है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन और एक है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस। ऐसे डेटा बना लेते समझ आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए यानी शॉप ए आ गई, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शॉप बी यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी आ गया, उसके बाद खुद सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन आ गया और सर्विस डिपार्टमेंट असेंबली भी है। चलो फिर खड़े हो जाओ, पाक सर ज़मीन,
अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असेंबली आ गया, फिर सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन और सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस। अब सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन के बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया कि किसको कितनी सर्विसेज दे रहा है, तो फिलहाल उसको साइड पे रख लेते हैं। मेंटेनेंस के बारे में उसने बोला है ये 45%, 40%, जैसे हमने एग्जांपल बनाई थी, और 2%। ठीक है, खुद को तो इसमें सर्विस देनी नहीं होती। अब ये तो चलो इस बेस पे आपने बांट लेना है, बाकी का क्या करें। कैंटीन की भी एक कॉस्ट है, और कैंटीन में इन सब ने ही अपने एम्प्लॉयज़ को पता है भेजना होगा। ये प्रोडक्शन ए बी सी मेंटेनेंस वाले, खुद को बस कैंटीन ने सर्विस नहीं देनी होती, पता है आपको, दे भी सकते हैं वैसे तो। अब कौन सी ऐसी बेस मुनासिब लग रही है आपको यहाँ से देखकर? डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, कंज्यूमेबल, रेंट रेट, बिल्डिंग इंश्योरेंस, तो पढ़ लेते हैं ना, हीट लाइट, पावर, डेप्रीसिएशन, एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन, पावर। मेरे ख्याल में तो फिर डायरेक्ट वेजेस ही एक ऐसी चीज़ बचती है, क्योंकि ये क्या है, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट। टेबल याद है? एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट के अंदर असल जो है वो अगर प्रेफरेंस ना हो तो जो भी खर्चा उसको डायरेक्ट वेजेस की बेस पे बांट सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते तो फिर तो ठीक था, बता देते जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में इतने बंदे हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं। वो तो है नहीं। अब रह क्या गया फिर? डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस अगर आप देखें तो फॉर्चुनेटली सिर्फ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही नज़र आ रही हैं, आनी भी उसी बेस पर ही थी। ठीक है, तो इसका मतलब कैंटीन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और असेंबली डिपार्टमेंट को, सुभान अल्लाह, 2 ए हो गए, चलो खैर, असेंबली डिपार्टमेंट को सर्विसेज देंगे, और इधर तो होना ही कोई नहीं। तो ये तो आसान काम था। मेंटेनेंस वाले कैंटीन में उसने गए हैं ना ये। अब ये क्या बन गया? ये स्टेप डाउन ही बन गया ना। आप फिर क्या करोगे, तरतीब क्या रखोगे? आपका सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन 3 को सर्विस दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस 4 को दे रहा है। नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग है। स्टेप डाउन अप्रोच लगाओगे, पहले मेंटेनेंस को बांट लोगे, उससे 2% कैंटीन में भी चला जाएगा, फिर कैंटीन का अपना प्लस मेंटेनेंस का 2% टोटल निकाल के तीनों प्रोडक्शन में डाल दोगे। ऐसे ही हुआ था सोल्यूशन में, देख लो। नहीं तो आपने तो ऐसे ही किया होगा ना। समझ आ गया? शालें आ गए? ओके, देख लो इसको। ठीक है, इसमें क्या कर लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये क्या है जी? नॉन रेसिप्रोकल। आप फिर तस्वीर ले लेना इसकी। ठीक है, नॉन रेसिप्रोकल है, सर्विसिंग है। ठीक है जी, तो अगर नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप डाउन अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपल है, स्टेप डाउन अप्रोच। स्टेप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? जो ज़्यादा सर्विस दे रहा है उसको पहले ज़ीरो करना है। मतलब पहले आप मेंटेनेंस को एलोकेट कर देंगे और फिर कैंटीन को। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 20 केड़ा 2। एक यही पॉइंट था इसमें, अच्छा पॉइंट था वैसे। ले जी, चले। जायका मैं करवाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम, अच्छा 29 भी मेरा दिल है कराने का, लेकिन ये एंड पे कराएंगे। ये नई कहानी, अल्लाह करे यहाँ तक पहुँच जाएं। आज क्लास भी जो मेरी से लेट शुरू हुई, हो जाएगी सेटिंग, बस पहला हफ्ता होता है ईदों बाद। चलें जी, 31 का सोल्यूशन था जी। जी, छोटा सवाल था, सोल्यूशन था इसका या नहीं था? चलें, इसको क्विकली कर लें फिर। ज़रा रीसेंट सवाल है, मेरा दिल है कि हो गया था ये भी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? नए बच्चे क्या सोचेंगे, काम ही नहीं करते कोई ये लोग। काम करके दिखाएं इनको ना आज, थोड़ा पढ़ छढ़ के। अच्छा जी, सवाल तुमने डिस्कस कर लिया था। बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बननी है। क्या यार, बोर्ड पे करते हैं जाके हैं। 2 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, 2 डिपार्टमेंट
सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मामला क्या था, डायरेक्ट एफओएच तो सीधे गिवन थे, लेकिन कुछ और भी ओवरहेड्स थे इनके अलावा, 53 मिलियन के थे, उनका फिर क्या किया था, उनको किस बेस पे एलोकेट किया था, क्यों? In addition to direct overheads, there were common overheads of production and service departments which amounted to 53. अब अगर प्रोडक्शन और सर्विस दोनों के हैं तो मशीन आर्स दो ही बेसिस, तीन बेसिस हैं, नहीं ये तो सॉरी दो ही बेसिस हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं मशीन आर्स या यूज कर सकते हैं फ्लोर एरिया। अब अगर मशीन आर्स यूज करते हैं तो वो तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आ रहे थे, वो कह रहा है इनमें सर्विस डिपार्टमेंट के भी हैं, तो फिर दूसरी बेस बचती ही क्या थी, तो यूं अदर ओवरहेड्स कह लें, वो एरिया के हिसाब से बांटने में हर्ज भी कोई नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, 31 क्विकली करना है, क्या पता इसके बाद 32 भी आपको अभी नकदो नकदी करवा लिया जाए, अभी अभी आप खुद कर रहे हो, अटेम्प्ट बताएं जल्दी से। स्प्रिंग 24 क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई मौजें मारी होंगी कि नहीं बच्चों ने, मैं बताऊं पर्चे में मौजें नहीं मारी होनी, उनसे अदर ओवरहेड्स ही एलोकेट नहीं हुए होने, मैं बता रहा हूं ऐसे परेशान होते हैं। तो ये मैंने आपको डे 1 पे कहा था, बुजदिल नहीं बनना, शेर दिल बनना है, शेर दिलियां बनना है, ठीक है ना। पर्चा पर्चे से पहले नहीं फेल करना, बस इतना सा आपने करना है, हिम्मत करके पर्चे में जो समझ आए करते जाना, जो नहीं समझ आए उसमें वैसे ही कुछ लिखते जाना है, पर्चा पास होगा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप पहले ही डर जाए, आधा फेल तो बच्चा पहले हो जाता है, आप तो नहीं है ना ऐसे बच्चे, पक्की बात है, नजर तो कोई नहीं आ रहा वैसे ऐसा अभी तक तो। बजटेड एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास कराने वाला, ठीक है जी। एफओएच कॉस्ट्स आ जाएंगी यहां पर, उसके बाद कितने डिपार्टमेंट्स हैं जी, बेस आ जाएगी, उसके बाद टोटल आना है, देन जी दो हैं पीडीज, पीडी ए और पीडीबी, नेक्स्ट सर्विस कितने हैं, दो ही हैं। कितना अच्छा सवाल है, छोटा सा, नंबरों से भरपूर है जी, एनर्जी से भरपूर जैसे आप लोग हैं, अल्लाह करे एंड तक ऐसे ही रहें, बस अगर एंड तक ऐसे ही रहे जैसे इस वक्त एनर्जी आप लोगों की, पर्चा पास है कंफर्म, लिखवा लो हैं। नहीं क्या क्या कहा, क्या बोला ये, व्हाट टॉक इज जी। सर्विस डिपार्टमेंट्स कितने हैं, एस डी एक्स और एस डी वाई, दिल तो अगला सवाल भी यहीं पे हो जाता। अच्छा जी, अब थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं, पहले उसने खुद बता दिया डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेट करके उसने दिए हैं, हम भी वही नाम लिख देते हैं जो उसने लिखा हो, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स जी गिवन है, फरमाइए 1000 में है, ये 1000 में करना है, चलो 85,000, 30,000 और 20,000, नजर आ रहा है सही, इधर कोने आखिरी। अच्छा, अब उसके बाद कुछ उसने कहा अदर ओवरहेड्स भी हैं, कॉमन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। तो कॉमन ओवरहेड्स टोटल कितने हैं 53, और बेस आप क्या कह रहे हैं जी, फ्लोर एरिया बना दें, तो कॉमन ओवरहेड्स बेस क्या है जी, फ्लोर एरिया, और उसने टोटल बताए हैं 53,000, मिलियन में था ना। अच्छा, अब अगर टोटल की जरूरत पड़ेगी तो नीचे टोटल बाद में कर लेंगे, फिर तो टाइम बचाया हुआ है मैंने, ठीक है, जो गिवन हो उनको नहीं लिखते, और अगर कभी सिंगल ओएआर मांग ले तो अलग से फिर एफओआई टोटल करने की बजाय यहीं पे एक टोटल का एक लाइन ऐड करके टोटल फिगर ही लिखनी है ना। ओके, अब
फ्लोर एरिया की बेस पे इसको बांटना है, 53,000 है, डिवाइड करें 2650 से, मल्टीप्लाई करें 1200, 1050, 250, 150, जल्दी से बताओ। 24,000, 21,000, ऐसे रेसें माशाल्लाह लगी हुई हैं आज। आहिस्ता आहिस्ता खुशियाँ मेरी बढ़ती जा रही हैं, बस ज़्यादा खुशियाँ जब बढ़ती हैं फिर मैं नए टॉपिक पे चला जाता हूँ जी। 3,000। अब टोटल 139,000, 29, अच्छा 129,000, 106,000, 35,000, 23,000। ठीक है जी। अब सेकेंडरी एलोकेशन की बारी आती है। एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। अब असल काम अब जो है ना बस अंडर ओवर वाला रह गया, समझ लो। वो आज का दिन शुरू करते हैं, कल का दिन लगाएंगे, और फिर कल टाइम मिल गया तो वबिहा, वरना मंडे को मल्टी प्रोडक्ट मल्टी डिपार्टमेंट, ये एक चीज़ रह गई है, वो करके टॉपिक खत्म। ठीक है। कितने टॉपिक, कितने लेक्चर हो गए टोटल इस टॉपिक पे अभी तक? एफओएच पे 5, 6वां है आज, तो 7-8 में ही ये होता है। बेहतरीन, ज़बरदस्त जा रहे हैं आप। अब कंप्यूट करें एफओएच को यूजिंग, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यार, एक तो ये बड़ा तंग करता है ना, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, लगे रहो। अब सबसे पहले एस डी एक्स को पकड़ो, एस डी एक्स की परसेंटेज बता दो मुझे। 50, 40, 10, 35,000, वंडो 17,500, 14,000, 3,500। अब देखो थोड़ा सा समझ लग रही है कि मैं क्यों कहता हूँ ये आसान टॉपिक है। कॉपी पेस्ट टाइप चीज़ है, एक तरह से सारे सवाल हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट सवाल भी आते हैं, उनका लेवल भी जब बनेगा तो वो भी कर लेंगे, उस काबिल भी आप होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी एस डी वाई, परसेंटेज 45, 40, 15। यहाँ पे टोटल क्या हो गया? 26,500, 26,500, 11, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। अब फिर आ गई जनाब किसकी बारी? अब इसमें क्या पड़ा है जी? 39, ये 3975 को बांटना है हमने 50, 40, कितनी दफ़ा जाना पड़ा था? 2 को तो पहले बताना था जी। चलो भाई, जान दे उस्ताद जी। 1988, 1590, 397, बैलेंसिंग निकाला करो एंड वाला, ठीक है। 398, 8 कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था बैलेंसिंग निकाला करो। चलें नेक्स्ट, 397 पकड़ लो यार, कितने फंस गए? सीए करन आए सी की करन लग गए हैं, है ना, यही सोचते होगे। नहीं तो खुश होते हो, शुक्र ऐसे काम भी है मुफ्त के नंबर देने वाले जी। 179, 159, 60, बेटा 59 कर ना ले, आप कर देना। 397 से ये दोनों माइनस करें ना, हैं? 59, पहले मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मुक्की नहीं दिया है। 59, अल्लाह करे यहाँ पे खत्म हो जाए। एस डी एक्स, PPT 40, 10, 30, 34, चलो 24 और 5, इसी से यहीं पे जान छुड़ा सकते थे वैसे। चलो 5, एस डी वाई तो लिखें 45, 40, 15,
जी 2 2 1 डबल 2 डबल 1 नहीं सिंगल 2 2 1 अच्छा जी नहीं आई नीचे एस डी एक्स 50 40 10 लो जी 1 निकल ही गया है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे 0 कर लो, ठीक है। अब जी दो टोटल मुश्किल वाले मैं कर देता हूँ, आसान वाले आप कर दो। 160 625 नेक्स्ट 1323। अच्छा अब पास होना कितना आसान है बताऊं किसी को, मैं बताऊं तो फिर तुम लोग गुंगलू हो सब्जियां। अच्छा सुनो, आसान कितना है पास होना, मिसाल के तौर पे एक ये चीज़ किसी बच्चे को समझ नहीं आई, उसने ऑल टुगेदर इसको छोड़ दिया, लेट्स से इसका एक नंबर था वो एक नंबर कट गया, अब इन एफ को पकड़ के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वालों को उसको नंबर मिल जाएंगे। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। अब फेल कौन होगा, ये पॉइंट पकड़ा, पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रही, समझ छोड़ो यार, वो अच्छा फेल होता है। छोड़ना कुछ नहीं है, 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर कट जाएंगे, कितने नंबर का सवाल है, 5 नंबर फिर भी आ गया। हर सवाल में पासिंग मार्क्स लेने और अच्छे खासे नंबर हैं ये, तो रुकना नहीं है, ठीक है। मैं घर पे नहीं किया था सॉल्व, हाँ जी बस यहाँ तक आना था, या आगे भी जाना है। कंप्यूट करें फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन, ओके तो इसको ये टोटल एफ आ गए, इनको डिवाइड करें मशीन आवर्स से, बेस क्या है जी मशीन आवर्स, ठीक है। तो कितने मशीन आवर्स हैं जी 1890, बस ये 1000 में है ना, चेक कर लें मशीन आवर्स 18, नहीं तो फिर इसको 1.89 करो और इसको 1.71 करो ना, ऊपर 1000 चल रहा है ना। बहुत कम लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, सही है, बोलो 1 पॉइंट यार चेक कर लेते हैं असली सवाल को ओपन करके ना, क्योंकि ये लग तो रहा है कि 1000 होना चाहिए ना, कोई नहीं देर लगनी। ये कौन सी अटेम्प्ट है, स्प्रिंग 24 है, स्प्रिंग 24 है ना, तो वो ऑटम 24 के अंदर पेपर पड़ा होगा। इधर भी उसने कोई नहीं बताया हुआ ऐसे, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, जो लिख दोगे वह उसी के नंबर है। यहाँ पे भी उसने 1000 नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है ना, मशीन आर नजर आ रहा है 1890 ही लिखा हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर एक बार सोल्यूशन पे भी नजर मार लेते हैं। हाँ तो फिर वो उसने गलती की ना सवाल के अंदर, लेकिन अब ये समझें आप कि उसने नंबर काट लेने तो बिल्कुल भी नहीं काटने, बिल्कुल भी नहीं काट सकता। 1890 है, जिसने 1890 लिखा 1000 एज्यूम करके, उसका उसने वो असल में 1000 इन 1000 आर्स इन 1000 लिखना भूल गया था मेरे ख्याल से, ठीक है। जैसे ये देखें ना आप सोल्यूशन में, कोई बात नहीं बेटा, अब इतना बड़ा रेट आएगा तो उसकी गलती है ना, नंबर नहीं काट सकता आपके, ठीक है। तो ये देखें जी मशीन आर्स ऊपर 1000 ले लिया और नीचे मशीन आर्स ये लिए, ठीक है। तो फिर हम यही ले लेते हैं। वैसे अगर किसी ने 1.89 भी लिया तो उसके भी नंबर काट नहीं सकता टेक्निकली, कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ आर्स इन 1000, ठीक है। तो फिर बच्चे जो 1.89 करेंगे वो भी ठीक है, ओके। लेकिन सवाल के अंदर मैं सोच रहा हूँ अगली बार इसे वैसे ही डाल दूंगा नोट्स में 18, बच्चों ने कौन सा जाके सवाल देखना होता है, तो मैंने ही देखने होते हैं। 1710, इसका सोल्यूशन वैसे मौजूद नहीं था किताब में, ये नोट्स में, तो उसमें भी 1890 ही था, सही है। चलो जी जी 84.99 77.41, तो ये आपके पास आ गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट
रुपीज पर मशीन आवर। तो यूं कर लेते हैं, हम इस सवाल को बदल ही लेते हैं अपने लिए, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं हम इसको। स्टूडेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फेल होने के तरीके थोड़े सिखा रहा हूं आप लोगों को यहाँ। उसने बस ये लिखना था, वो लिखना भूल गया आई कैप, तो आप इसको कर लें ऐड, हैं? फिर कोई एक बात तो करनी पड़ेगी आपको। क्यों नहीं हो सकता प्रैक्टिकली? तो बेटा मशीनें बढ़ाते जाओ, बंदों ने तो काम, मतलब 10 बंदों ने ये काम नहीं किया, 5 मशीनों ने ये काम नहीं किया, पता नहीं कितनी मशीनें, हो सकता है 1 लाख मशीनें लगी हुई हों, फिर हो जाएंगे पूरे आवर्स। एक मशीन कितने घंटे साल में काम कर सकती है, हिसाब लगाओ, एक दिन में कितने घंटे हैं, हर एक साल में कितने दिन है, एक मशीन है, तो आप हिसाब लगा लो कितनी मशीनें लगी हुई होंगी। बहुत बड़ा सेटअप है भाई हमारा, इजी क्यों ले रहे हो? अब सवाल की कमजोरी है ना, किसी एक तरफ पे उसको करना चाहिए था, डिफरेंट नहीं है। अब इस बात लॉजिकली क्या सोचना, अब इस बात मिस्टेक है छोटी सी, बहुत बड़ा सेटअप है हमारा उस्ताद जी, जल्दी कोई 10 किलोमीटर में तो फैक्ट्री लगी हुई है हमारी पहली। चलो अब ऐसा करो, थोड़ा सा नकदो नकदी टेस्ट हो जाए, जैसे मिलता जुलता सवाल है। अब ये स्प्रिंग 24 का सवाल था, तो ऑटम 24 में, स्प्रिंग 24 में बच्चे ये सवाल करके गए होंगे, ऐसे ही है, तो ऑटम 24 आ गया। अब बच्चे बड़े खुश होंगे कि वैसे ही सवाल है, लेकिन अब देखते हैं कैसा है। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8 × 1.1 8 × 1, 8 मिनट ज़्यादा हैं, चलो 8 मिनट, 6 मिनट है आपके पास, चलो हरी अप, क्योंकि ये आपके बच्चों, आप 14 मिनट लगाना, चलो निकल जाओ क्लास से। 3:10 पे स्टॉप राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, जल्दी करो। इसको ऐसे करें, टाइम नजर आएगा, क्या है टाइम? 7:37। ये मैं कहाँ आ गया? 3:04 हुए हैं, 3:10 पे कहानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ा है आपने? पूरा क्वेश्चन पढ़ा है? तो क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि सफ़े को काला करना ही करना है? सबसे पहले दिन बताया था, 2 दफा सवाल पढ़ने से पहले किसी ने लिखो ना, तो फिर देखना, मैं इस रजिस्टर से ना वर्जिश के लिए रखा हुआ, इससे मिलता जुलता रजिस्टर मैंने भी किस जमाने में बनाया था अपने स्टूडेंट लाइफ में, अच्छा लगा देख के। नर्सरी में, ये सीए की स्टूडेंट लाइफ में, नर्सरी में पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। रजिस्टर खोला ही नहीं अभी तक आप, नहीं समझ आ रहा? कौन से लेक्चर्स लिए हैं कल के दिन में? बेसिक्स कंप्लीट किए, लेक्चर 5 तक 5 हो गए। चलो चलो हिम्मत करके कोशिश करते रहो, ताकि जब इन लेक्चर से पहुंचो तो फिर ये स्पीड निकल जाएंगे, इजी रहेगा। चलो अल्लाह करे। सब बच्चों ने आगे सफ़े रख लिए कि हम पढ़ रहे हैं, घूम के आप चले जाए। लेक्चर पूरे हैं ना? कौन सा? कल वाला तो लिया हुआ है ना, तो सवाल हो जाएगा। कल परसों वाला तो लिया हुआ लेक्चर। क्या हो जाता है, मैं कहीं वैसे अच्छा आके हो जाना नहीं सवाल होता, प्रेशर बढ़ जाता है। तुम कहाँ से पढ़ने आए हो? कहाँ से?
बावल नगर भी कुछ करीब नहीं है, केपी के का नाम ही बदनाम है बस। कितने घंटे लगते हैं बावल नगर जाने में तुम्हें? 8 घंटे लगते हैं। पेशावर जाने में इससे कम टाइम लगता है, बता दूं मैंने कहा गल बनी हुई है। पढ़ने आयो, पढ़ो पढ़ो। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो, मजे में हो? अजीब सवाल दे दिया यार उस्ताद ने। आज 4 बजे तक पढ़ लें, मतलब जुम्मा था ना, ले। हम बजे के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम ये सवाल करेंगे और फिर जायका वाला सवाल, फिर छुट्टी बस। चाहे वो 3:30 ख़त्म हो, चाहे 3:15 ख़त्म हो क्लास, चाहे 3:45 हो। लो जी, मेरे ख्याल में 1 मिनट रह गया, अभी तक सवाल समझ, 2 मिनट रहते हैं, सवाल समझ ही नहीं आया। कभी कभी ऐसा सरप्राइज भी मिलता है। पर्चे में भी ऐसे ही पढ़े होंगे बच्चे उस सवाल पे, FOH आ गया। अभी पिछली अटेम्प्ट का ऐसे ही किया सवाल, हो नहीं रहा आगे। चलो क्यों हाथ खड़े कर दिए? ऐसे नहीं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। हिम्मत ही तो नहीं हारनी है, चांदते तारे हो मदर के रेड्स। चलो यार, टाइम मैंने बहुत कम दिया था आपको, इसलिए आप बस कर दें, मिल के करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो 1 मिनट। डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आर, नहीं ना पल्ले पड़ा? 1 मिनट 1 मिनट करते करते तुम लोगों ने क्लास का टाइम, पक्का 1 मिनट। कद्दू वाले, क्या समझ आ रही है आज? कुछ नहीं समझ आ रही ना? आज हम आपको परेशान करने के लिए लेक्चर कर रहे हैं ये वाला, ताकि आप लोग परेशान होकर इस वीकेंड पे सारे लेक्चर्स पूरे कर दें, है ना? हालांकि जब मैंने सवाल बनाया, निकलना कुछ नहीं है इसमें से।
अच्छे हैं वो बच्चे जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बस ये सब ऐसे हो जाए ना, सब पास भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हाथ पांव छोड़ के बैठ गए हैं, अभी कराएगा देख लेंगे, क्या सुनी आई। बस कर भाई, देखा सिस कहते हैं टाइमिंग है, कोऑर्डिनेशन चेक की हमारी। डिटरमिन फैक्ट्री ओवरहेड रेट मशीन आर फॉर ईच मशीन इफ budgeted production for the next quarter is 1200 units of product A and 800 units product B। दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, थोड़ा सा ये मसला आ गया था, ठीक है। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है, फैक्ट्री हैज़ 3 मशीन्स एंड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स। मैंने मल्टी प्रोडक्ट्स कराई नहीं है, पता नहीं सवाल क्यों शुरू कर दिया। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, फिर मैं कहूँगा माजरत चाहता हूँ। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट। इसके अदब में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड पर मशीन। असल में ना मसला पता है कब आता, अगर यहाँ पे वो कह देता OAR निकालो पर प्रोडक्ट, मतलब पर यूनिट ऑफ A और B, फिर मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये मैंने कोई ऐसे कैटेगरीज नहीं बनाई, सवाल बस सीधा सीधा करना है, ठीक है। मशीन पर मशीन आर रेट निकालना है। अब मसला क्या है, ऑपरेटर कितने एक मशीन पे चाहिए, मशीन आर कितने लगेंगे एक ए बनाने में, मशीन आर कितने लगेंगे एक बी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हो रही है पर मशीन आर। तो बजटेड एफओएच जो गिवन है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वो है 7.129 मिलियन, ठीक है। जिसमें शामिल है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर 2.912 और अदर्स, फिर बाकी मतलब टोटल एफओएच अगर 7.192 है, इसमें से 2.912 अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर है तो फिर बाकी अदर्स होंगे, ऐसे ही है। वो कितने बनते हैं? 4.28, ठीक है जी। अब ये क्या आ गए? अदर्स। ये मैंने बैलेंसिंग निकाल ली। अब जो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर है, इसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किलोवाट आवर्स ही हमारे लिए रेलेवेंट है। पर मसला क्या है? मसला ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर मशीन आर गिवन है 12, यानी कि एक मशीन अगर मशीन 1 अगर 1 घंटा चलती है तो वो 12 किलोवाट आवर्स एनर्जी ले रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है ऑल अदर ओवरहेड्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब हर मशीन पे कितने ऑपरेटर्स चाहिए? 2, यानी एक मशीन 1 के लिए 2, मशीन 2 के लिए 3, और वो अलग अलग है, ठीक है। अब एक मशीन चलाने के लिए मशीन 1 चलाने के लिए कितने ऑपरेटर्स चाहिए? 2। मशीन 1 चली कितना ये पता नहीं था, यानी बेसिकली चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़नी थी बेस बनाने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मशीन आवर्स ए पर लगते हैं 0.7 और टोटल ए आपने बनाए हैं 1200, तो 0.7 इंटू 1200 840। अच्छा, अब ये 840 तो मशीन ने चलना है। मशीन आवर्स पर ए कितने हैं? 0.7। मशीन 1 के ऊपर मशीन आर पॉइंट ए के लग गए 1200 के हिसाब से, इधर इधर आएगा ना, ये आएगा, ऐसे ही है, बोलो। और ये बेसिकली मशीन 1 है। इस मशीन 1 से दो चीज़ों ने होकर निकलना है, एक ए ने, दूसरा बी ने। ए पर कितने आवर्स लगते हैं? एक बी पर कितने आवर्स लगते हैं? ठीक है। अब मशीन 1 तो ये दोनों ही चली ना, फिर ए टोटल कितने बने, बी टोटल कितने बने, तो ये मशीन आवर्स मशीन 1 के टोटल हुए। बात समझ आई है?
यानी मैं वहाँ पे करता हूँ अभी सवाल तो तफसील से। अगर मैं कहूँ कि मशीन 1 कितने घंटे चली, मशीन आर्स टोटल कितने रिक्वायर्ड हैं, तो कैसे निकालेंगे आप? आपने यूँ एक बार लिख लेना है मशीन आर पर ए इनटू कितने यूनिट्स बने 1200 प्लस मशीन आर्स पर बी इनटू कितने बने, टोटल कितना बना, इसका टोटल क्या आया 1000, और ये 1000 मशीन आर्स टोटल मशीन 1 चली। अच्छा मसला इसके अंदर ये था, मैथमेटिक्स थी और कुछ नहीं था। एफओएच के चैप्टर में कोई नई चीज़ नहीं आ रही थी यहाँ पे बस कैलकुलेशन का मसला था। ठीक है, चलो अब सवाल को कर लेते हैं। अच्छा सवाल है ना, इसलिए मैंने कहा ज़रा पहले आपसे करवा लूँ, क्योंकि अगर मैं तो करवा देता तो आपको पहली बार में समझ आ जाता। आप कुछ ने कुछ सोचा, अच्छा किया कि कुछ करते रहे, लेकिन जो ऐसे बैठ गए हाथ पाँव छोड़ के, मैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे वो, और मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। ठीक है जी, तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, एफओएच इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर किलोवाट आवर्स की बेस पे करनी है। अच्छा किलोवाट आवर्स की अलग मुसीबत है। मशीन 1 अभी अभी आपने बताया कितने घंटे चली है, 1000 घंटे, और मशीन 1 जब 1 घंटा चलती है तो इसका मतलब टोटल मशीन आवर्स 1000 हैं और 1 घंटा चलने पर कितने किलोवाट्स खा गई है, तो टोटल मशीन आवर्स इनटू किलोवाट आवर्स, तो 1000 इंटू 12,000 किलोवाट आवर्स, 12,000 किलोवाट आवर्स खर्च हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बेस आ रही है। तो ये सारा मसला था इस सवाल के अंदर। अब सवाल करते हैं तो होता चला जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले आप बजटेड एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लें। कितना खूबसूरत सवाल था, 8 नंबर के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड सवाल था, समझ आ जाए तो। इसीलिए मैंने उस वक्त भी बोला था 2 दफ़ा पढ़ो सवाल को, नहीं समझ आए ना 3 दफ़ा पढ़ो। अब जिन्होंने 2 से 3 दफ़ा सवाल को पढ़ा ना, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन जो खाम खा सफ़ा काला करने की तरफ चलते हैं ना, वो नुकसान उठाते हैं। उतना टाइम लगा के भी कुछ हाथ नहीं आता उनके। प्लीज़ इसको ज़रा वजीफ़ा हयात बनाइए। आटम 24 क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल ही देख के ऐसे रालें टपकी होंगी, लेकिन फिर जो फंस गए वो फंस गए। हाँ जी, बजटेड एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनेगी और इसमें कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। टोटल क्या लिखते होते हैं पहले, एफओएच कॉस्ट, एफओएच एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे ही। जी जी ठीक है, जो आप कहेंगे भाई वही लिख दूंगा मैं। ये ले, नाराज क्यों होते हैं? मैंने तो नहीं सवाल दिया, ये मेरे पे क्यों नाराज हो रहे हैं, बिगड़ क्यों रहे हैं? अच्छा, उसके बाद बेस, देन जी टोटल, फिर 3 ही डिपार्टमेंट्स हैं और तीनों प्रोडक्शन है। कौन कौन से जी? मशीन लिख दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, वही लिख दो जी। मशीन 1 फिगर मिलियन में है, आ ही जाएंगी, तो मशीन 1 हम 1000 में कर लेंगे जी। ठीक है, जैसे आप कहें, पहले ही आप इतने परेशान हैं, जैसे आप कहेंगे भाई वैसे ही होगा। मशीन 2, और वैसे कैसा लगा ये सरप्राइज? क्या ख्याल है, 15-20 मिनट में तो हर कोई कर लेता कहीं ना कहीं से। तो प्रॉब्लम तो यही है, टाइम मैनेजमेंट। तो इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ाता हूँ, जल्दी से करो, मार्क्स इंटू 1.8 करो। तो वो जो कह रहे थे ना 8 इंटू 1.8 करके इतने मिनट बनते हैं, उनसे इतने मिनट में भी नहीं होने। वैसे आपने तो कर लिया था, जो भी किया कर लिया, अच्छी बात ये। अच्छा जी, अब टोटल एफओएच 7.19192 है, इसको साइड पे कर दो। इसमें से सबसे पहले पकड़ लो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, इसकी मुनासिब बेस क्या है, किलोवाट आवर्स। टोटल कितना आ गया, 2912। ठीक है जी, तो रुपीज इन 1000 हम इसको कर रहे हैं। एक ही दफ़ा ऊपर लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को राजी भी तो रखना है ना, आज नाराज हुए बैठे हैं सवाल को देख के। अब मुझे किलोवाट आवर्स
के लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वहीं पे टोटल किलोवाट आवर्स निकाल लूँगा और उसकी बेस पे इसका बंटवारा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद बाकी क्या कहूँ, कॉमन, बाकी क्या है, दूसरा क्या है, अदर्स। अच्छा, अब अदर एफओएच जो हैं ये कैसे निकालेंगे, तो सवाल में गिवन है टोटल 7.192 माइनस 2.912 यहाँ शो कर दें। अब यहाँ तो 1000 में लिखोगे ना, 44280। इसके लिए बेस क्या है मुनासिब, ऑपरेटर आवर्स, ये भी निकालने पड़ने, ठीक है जी। अब इसके लिए भी वर्किंग नंबर 1 में, मतलब एक वर्किंग कर लेते हैं जिसके अंदर अभी आर्स वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा हुआ है OAR निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर टोटल आएगा, फिर बेस, और फिर यहाँ पे हमारी वर्किंग ख़त्म, मतलब ये ख़त्म करके वर्किंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब वर्किंग नंबर 1, अब करना क्या है, मशीन 1, 2, 3 और टोटल, यही कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी। तो अब ये फैसला कर लें, टोटल को इधर ही रखना है, टोटल को एंड पे भी रख सकते हैं, टोटल को शुरू में भी रख सकते हैं, टोटल ऊपर नीचे ज़रा एक जैसा हो जाए, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो टोटल का कॉलम आ गया जी, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन वाइज आवर्स निकलेंगे, फिर उनका टोटल बन जाएगा, किलोवाट आवर्स निकलेंगे, टोटल बन जाएगा, वही हमारी बेस है। यही सवालों में पहले गिवन होता था, मुसीबत ये पड़ गई बस, ठीक है। तो मशीन 1, मशीन 2 और मखाइन 3, मुझे लगता है यही सवाल हो जाए तो बड़ी बात है। चलो खैर, शरारत की थी मैंने, जायका फिर भी अब मिस कर गए, जो जायका आना था ना आज आपको, चलो कोई नहीं। अब जी सबसे पहले जी मशीन आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पता लगेंगे तो आपके किलोवाट आवर्स भी निकल सकते हैं, आपके ऑपरेटर आवर्स भी निकल सकते हैं। क्योंकि एक मशीन अगर 1000 घंटे चलती है और उस मशीन पर 2 ऑपरेटर हैं, तो 2 ऑपरेटर्स के 2000 घंटे लग गए। तो इसका मतलब सारी कहानी बस यहीं पर ही थी। तो 2 दफा सवाल पढ़ा, नहीं समझ आया, तीसरी बार पढ़ा तो उनको आइडिया हो गया थोड़ा सा कि एक ए पर 0.7 घंटे लगते हैं और टोटल 1200 मशीन ए पर ए बने, मशीन 1 पर ए बने, 0.2 मशीन 1 पर प्रोडक्ट बी पे लगते हैं और टोटल 800 बने। तो यहाँ से मशीन 1 के आवर्स टोटल निकलेंगे, फिर मशीन 2 के ऐसे ही टोटल, फिर मशीन 3 के ऐसे ही टोटल, और फिर इन तीनों का ग्रैंड टोटल बेस, ठीक है। तो फिर हम मशीन आवर्स रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, मशीन आवर्स पर ए इंटू 1200 प्लस मशीन आवर्स पर बी इंटू 800। ये फॉर्मूला अंग्रेजी में लिखने के बाद तीनों मशीनों पे अप्लाई हो जाएगा, बस ये बदलते जाएंगे, ठीक है। तो मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, इधर आ जाए शायद जी, मशीन आवर्स पर ए इंटू 1200, ए बने टोटल, प्लस मशीन आवर्स पर बी इंटू 800। ये फॉर्मूला लिख लें जल्दी से, और उसके बाद कैलकुलेटर मार लें। यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा इसलिए मैं इसको अगली लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। $1200 ए बने टोटल इस पीरियड में, या बनेंगे अगर बजटेड हैं, और अगर बने हैं तो एक्चुअल है, बहरहाल बजटेड डाटा चल रहा है, ठीक है। और मशीन आवर्स पर बी इंटू टोटल 800 बी बनाने का इरादा रखते हैं। अब मशीन 1 के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, तो 0.7 इंटू 1200 प्लस 0.2 इंटू 1200, बोले 1000 बताए थे शायद आपने, ठीक है। ग्रैंड टोटल तो नहीं ना लिखना, ग्रैंड टोटल तो ये नहीं है ना चांद, ये मशीन 1 का है। फिर 0.6 इंटू 1200 प्लस 0.3 इंटू 800, मशीन बी के 960 घंटे रिक्वायर्ड हैं हमें। समझ आ गई अब बात की,
0.5 इंटू 1200 प्लस 0.4 इंटू, तो एक बार अंग्रेजी लिखी, अब काम चला लिया, 920। ग्रैंड टोटल 288। अब ये क्या आ गया हमारे पास, मशीन आवर्स, लेकिन मशीन आवर्स किसी की बेस नहीं है, दो खर्चे हैं ऊपर, एक की बेस किलोवाट आवर्स है, दूसरे की बेस ऑपरेटर आवर्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर आवर्स पहले निकाल लेते हैं। देखो जी, टोटल मशीन आवर्स ए पर, ये मशीन वन पर, मशीन वन ने टोटल 1000 घंटे काम करना है और मशीन वन पे दो ऑपरेटर्स होंगे, तो मशीन वन तो 1000 घंटे चलेगी, लेकिन दो ऑपरेटर्स उसके ऊपर हैं तो वो 2000 घंटे चलेंगे, मतलब वहां खड़े रहेंगे, मतलब उनके 2000 घंटे हमें चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना लें हम, टोटल मशीन आवर्स इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर आवर्स निकाल लेते हैं, आसान था ये जरा, ऑपरेटर आवर्स, तो फॉर्मूला क्या बना जी, टोटल मशीन आवर्स इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, लेकिन ये मशीन वाइज करना है, तो 1000 इंटू 2 2000। नेक्स्ट अभी देखे नहीं मैंने, 3 और 4, ठीक है, मशीन 2 पर 3 बंदे खड़े होकर काम करते हैं तो 2800 तुसी, 920 इंटू 4 3600 तुसी, ठीक है जी। ग्रैंड टोटल 8560। नाउ वन बेस इज रेडी। ऑपरेटर आवर्स की बेस पे खर्चा एलोकेट हो सकता है, वो कौन सा था, अदर एफओएच, ठीक है, तो अब बांट लें उसको, ठीक है। तो ये वर्किंग वन से देखकर काम हो गया बस, अब और कोई कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। अब 4280 डिवाइडेड बाय 8560 मल्टीप्लाइड बाय 2000, पूरा 1000। 4280 डिवाइडेड बाय 8560 मल्टीप्लाइड बाय 2880। अच्छा, तो 2 क्यों बोला फिर, 1440। फिर जी 4280 की कॉस्ट है 1000 में, डिवाइड बाय 8560 मल्टीप्लाइड बाय 3680 जी, डिवाइड ना लो भाई, 180 बराबर है। वैसे इसको बैलेंसिंग निकालना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। चलो एक काम हो गया। अब दूसरा हमें चाहिए किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स कैसे निकालेंगे जी, टोटल मशीन आवर्स गिवन है, अब उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है पर मशीन आवर, कितने किलोवाट, यानी मशीन वन अगर 1 घंटा चलती है पर मशीन आवर, पर किसको लगे हुए, मशीन आवर्स को, ठीक है। अगर मशीन वन 1 घंटा चलेगी तो 12 किलोवाट आवर्स पर आवर, 12 किलोवाट खा जाती है, लेकिन मशीन वन तो 1000 घंटे चली है, तो फिर टोटल 12000 किलोवाट इसने कंज्यूम कर ली। मशीन 2 अगर 1 घंटा चले तो 15 किलोवाट्स यूज करती है, लेकिन मशीन 2 तो टोटल 960 आवर्स चली है। बात समझ आ गई। इसी तरह से तो आपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड निकालनी, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जरा लाइन में ले आए, 3680 था। अच्छा जी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, समझ तो आ जाती इसकी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था, 8 नंबर मुफ्त के ही थे, और समझ उन्हीं को आनी थी जिन्होंने 2 दफ़ा समझ नहीं आया तो तीसरी बार भी पढ़ लिया होगा। पर कुछ बच्चे तो बस सब सफ़ा काला करने की फिक्र में होते हैं, जैसे ही बस पर्चा मिलता है तो ये सही नहीं है जी। क्या लिखें यहाँ पर, असल में तो मसला था टोटल मशीन आवर्स निकालने का, वो निकल आए तो अगला काम आसान। तो टोटल मशीन आवर्स इंटू किलोवाट आवर पर मशीन आवर, ठीक है। तो 1000 इंटू 10 12 था, 12000 आ गया। फिर 960 इंटू 15 144, फिर 920 इंटू 20 18
400 ग्रैंड टोटल ठीक है जी। अब ये बेस यूज कर लें 2912 डिवाइडेड बाय 44.8 मल्टीप्लाइड बाय 12 2912 कॉस्ट है डिवाइड करो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम से मल्टीप्लाइड बाय 780 2912 डिवाइड वो कैलकुलेटर पे आपको बैक वाला बटन दबाते हैं 2912 डिवाइड बाय 44800 मल्टीप्लाइड बाय 14400 और बैलेंसिंग निकाला करो आखिरी 96 टोटल एफओएच आ गई जी। ये क्या हुआ 1840 ऊपर जाओ जरा जी बच्चों टोटल कर दो आप टोटल एफओएच आ गए और ये सेकेंडरी एलोकेशन की इनको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एसडीज है ही नहीं। टोटल एफओएच कॉस्ट 7192 अरे ये तो वही आ गया तो वही बांटा था वही आना था वैसे ही आपने टोटल कॉलम बनाया जी 17 नेक्स्ट नेक्स्ट 3036 थाउजेंड्स के अंदर एफओएच की कॉस्ट आ गई। अब इसको डिवाइड करना है बेस से उसने कहा था पर मशीन आर रेट निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह मशीन आर्स ही तो हमने निकाले हैं यानी मशीन आर्स ना निकले तो तुम्हारे मशीन आर निकले थे पर नहीं लगाए मशीन को जाओ यार जाओ यार डिवाइडेड बाय बेस बेस क्या है जी मशीन आर्स ठीक है और ये भी अगेन कहाँ से मिलेंगे हमें वर्किंग 1 से ही वही मशीन आर्स है ठीक है तो डिवाइड बाय 1 एक मिनट आपके मशवरे बाद में तो मशीन आर्स कहाँ है ये मैं भी कहूँ 1000 कहाँ गया ये 1000 है तो 1 जी बेटा हाँ इधर ही आना है वही तो मसला हुआ है इधर तो कुछ नहीं आना इसी तो मैं टोटल लिखता ही नहीं होता देखा धोखा दे रहा था मुझे डिवाइडेड बाय 0.96 डिवाइडेड बाय 0.92 तो एफओएच की कॉस्ट आ गई जी OAR ₹0 पर मशीन आर जी बेटा क्या हुआ 0.96 0.92 क्यों किया है ऊपर थाउजेंड्स में है ना डेटा सारा तो ये 1000 में नहीं थे तो इनको 1000 में कन्वर्ट किया है बस नहीं लिखना तो ऊपर फिर लिखो 1780000 डिवाइड बाय 1000 कर देना समझ आई जे तो दसो फिर आंसर वाह बड़ा आंसर बताया अगला बता दे 24 तीसरा ₹1 पर मशीन आर लो जी आंसर आ गया कैसा लगा सवाल अच्छा था डिफरेंट था होमवर्क में होता तो आराम से कर लेते प्रेशर डाल के मैंने खराब कराया सारा कुछ है ना डाल दो मेरे पे इल्जाम इसका अच्छा है ना जरा पेपर टाइप प्रेशर बना मैं अभी ऊपर आज खड़ा हूँ सवाल कर रहा हूँ बोल भी रहा हूँ तंग भी कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ें डाल के फिर भी आपको परफॉर्म ऐसे ही करना है परफॉर्म ऐसे हालात में परफॉर्मेंस सीख लो तो फिर अच्छे हालात में तो हो ही जाती है ठीक है अच्छा जी भाई कितनी देर की हुई है रिकॉर्डिंग यार आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक दिल तो यही हो रहा है वैसे 29वां सवाल मेरे आज के प्लान में था लेकिन वो अब कल पे चला गया 29वें सवाल के अंदर पहली बार आपको मैंने सिखाना था तो अब देखो कल सैटरडे है ना हर सैटरडे को बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ करता है ये मैं जान के नहीं कर रहा अब आपके सामने है हम रोज पढ़ रहे थे लेकिन अंडर ओवर एब्जॉर्ब पहली बार आपको जो नजर आ रहा है होने जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट काम वो कब हो रहा है सैटरडे को मेरा कसूर है इसमें कोई अल्लाह की तरफ से ऐसे ही है अब 29 कल करेंगे इंशाल्लाह ठीक है और फिर 28 27 ये मल्टी प्रोडक्ट वाले हैं इनमें भी अंडर ओवर का शायद मसला है
तो ये भी कल पे चले गए, परसों पे भी जाएंगे। अब हम आ चुके हैं वापस, ये सारे सवाल बड़े ही अहम हैं, ठीक है, 24 से ऑनवर्ड्स। फिलहाल तो मैं 23वें पे आ गया हूँ। भाई कितनी रिकॉर्डिंग हुई है? अभी तो सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट पड़ा है। चलो ये सवाल कर लेते हैं, फिर छुट्टी कर लेना है। तैयार हो? होमवर्क में आज को सवाल दिया है, चलो पढ़ते हैं, फिर हो सकता है ये होमवर्क में दे दूँ। इसका सोल्यूशन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब है। फंस गए आप। समझे, मेरा ये आखिरी लेक्चर था एफओएच का, हमारा चैप्टर। क्या हंसते क्यों हो यार? ऐसे समझा करो, अपने ऊपर तारीफ किया करो इस कैफियत को कि फंस गए अब, ठीक है? तो अगर आपने यही समझना है कि मेरा आखिरी लेक्चर था, तो फिर तो आपको पहली बार ही खुद पढ़ना चाहिए इसको। क्या ख्याल है? ठीक है, तो आपका ये होमवर्क नहीं है, अभी टेस्ट ऑफिशियली शुरू नहीं हुए, तो ये आपका टेस्ट बना दे, तो मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है? आप बिल्कुल इसको सही मानों में जैसे पर्चे में है वैसे ही करो। 16 इंटू 1.8 करो, कितना आंसर आता है? 28 मिनट्स हैं, आपने 25 मिनट्स में कर लो इसको। इतनी थोड़ी सी यार देखो गुंजाइश भी रखनी चाहिए ना, ठीक है? 25 मिनट्स में ये क्वेश्चन करना है। इसमें आपको अगर किसी चीज़ ने मसले में डालना है तो नंबर 1 वो होगा ये डायरेक्ट वेजेस लिखकर। एक काम हुआ, जब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये एसडीज में भी पड़ी हुई है, कुछ इससे सोचना पड़ेगा क्या करना है, कल कराऊंगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब है कि कॉस्ट निकालो ईच कार्टन की, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होगी ना, इनकी कार्टन बनाकर बेचते होंगे चीज़ों का, तो मटेरियल भी होता है, लेबर भी होती है और ओवरहेड्स भी होते हैं, तो ये तीनों मिलकर कॉस्ट बनेगी, ठीक है? तो ठीक है जी, आपका होमवर्क है, आपको फिर जुमे में पैकेज लगा देते हैं आज। लेकिन अब नेक्स्ट जुमे से मैं जुमे को ज़रा रीअरेंज करूँगा इंशाल्लाह। तो इतना लेट शुरू करके फिर, क्योंकि ये शुरू करेंगे तो फिर 4 फिर बज जाने हैं, आपने फिर सीखना है। तो इसको आपको होमवर्क है, एक होमवर्क ये है, और को होमवर्क है, और को होमवर्क हो ही नहीं सकता, हमने छोड़ा ही कुछ नहीं है, ठीक है? अब कल सबसे अहम काम करने जा रहे हैं हम। आज देखो एकदम क्लास छोटी हो गई है, खुशी हुई थोड़ी सी, हाँ छुट्टी हो गई आपकी, ठीक है जी। बस ये आपका होमवर्क है, जायका लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुनो मेरी बात, सुन लो सारे। कैफियत क्या है खुद पे तारी की हुई? हमारा आखिरी लेक्चर एफओएच का वो था जो आज हो गया। उसके बाद पर्चे में बैठे हैं और पर्चे में ये सवाल आ गया है, अब मुझे बद्दुआएं देने की बजाय हाथ पांव मारेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? तो वो कुछ ना कुछ करना है और ईमानदारी से पूरे 25 मिनट में करना है, और 25 मिनट में जो हो जाए वहाँ पे लाइन लगा देनी है। उसके बाद अगले दिन आके देखना कितना सही हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आपको कहीं से नहीं मिल सकता। कॉस्ट के पर्चे में सबसे बड़ा मसला ही यही है, ठीक है जी? चलें जी, जुमा मुबारक, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।